आदरणीय श्री जयप्रकाश करदम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने उद्बोधन द्वारा हमें कृतार्थ करें। जन लेखक संघ द्वारा आयोजित आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मंच पर उपस्थित मेरे सभी विद्वान मित्रों और मंच के सामने यानी सभागार में उपस्थित मेरे सम्मानित सभी भाइयों बहनों और मेरे युवा साथियों, भाई महेंद्र नारायण पंकज जी, मैं उनके जज्बे को मैं बहुत सराहना करता हूँ कि वो पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ। जब मैं इनके पहले एक राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ इसी सभागार में शामिल हुआ था और उसके बाद से निरंतर के वो कभी यहाँ कभी वहाँ वो घर में रहते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो जितना भ्रमण करते हैं, जितना लोगों से मिलते हैं, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो चेतना है और उनका जो एक तरह का उनका एक समर्पण है समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति, उसको जागरूक करने के प्रति, तो निश्चित रूप से वो एक प्रेरक व्यक्तित्व हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं और उनको नमन करता हूं। आज का ये सम्मेलन और इसका जो थीम है बहुजन साहित्य दशा और दिशा, यानी कि ये थीम, ये संकेत बिल्कुल स्पष्ट दे रहा है कि जन लेखक संघ बहुजन साहित्य को स्थापित करना चाहता है, बहुजन साहित्य के माध्यम से बहुजन समाज को प्रेरित करना चाहता है, उसको संगठित करना चाहता है और उसको दिशा देना चाहता है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। ये बहुत अच्छा विचार है और मैं इस विचार के साथ हूं, इसका समर्थन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। लेकिन आज हमारे सामने कई समस्याएं भी हैं कि हम साहित्य में ही, जैसे मेरे बारे में भी खुद महेंद्र नारायण पंकज जी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि दलित साहित्य के हस्ताक्षर हैं। मेरी एक पहचान है कि मैं दलित साहित्यकार हूँ, किसी की पहचान है वो आदिवासी साहित्यकार है, किसी की पहचान है कि वो अपना ये स्त्री साहित्यकार है, या और आजकल एक और नया आपके बिहार में एक संगठन बन गया है ओबीसी लेखक संघ, किसी की पहचान होगी कि ये ओबीसी लेखक है। तो अब कोई दलित है, कोई आदिवासी है, कोई महिला है, कोई ओबीसी है, तो बहुजन कहाँ है? अब यदि बहुजन साहित्य की आप एक बड़ी संकल्पना को लेके चल रहे हैं और जिसकी जरूरत भी है, तो फिर आपको कम से कम आपको ये दूसरों को संबोधन देने बंद करेंगे कि दलित लेखक है, ये आदिवासी लेखक है, कम से कम अपने मंच पर आप नहीं कहेंगे। दूसरा मंच क्या कहता कहने दीजिए, आप बहुजन लेखक मान रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपने हरदान हर्ष जी को बुलाया है तो एक बहुजन लेखक के रूप में बुलाया है, ईश कुमार गंगानिया जी को बुलाया है तो आपने बहुजन लेखक के रूप में बुलाया है, और आपने जयप्रकाश करदम को बुलाया है तो बहुजन लेखक के रूप में आपने बुलाया है। यदि ये है तो आपके विचार की सार्थकता है। और यदि आप ये इंगित करते हैं कि जयप्रकाश करदम एक दलित लेखक है, हरदान हर्ष कोई अलग लेखक है, तो फिर आप अपनी संकल्पना को खंडित करते हैं। विचार का पैदा होना एक अलग बात होती है, महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन उस विचार को हमको पोषना, उस विचार को मजबूती देना, उस विचार का प्रसार करना, उस विचार को सशक्त बनाना और उस विचार को व्यवहार में रूपांतरित करना एक दूसरी चीज होती है। और ये तभी होता है कि जब हम उस जो हमारी अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं के साथ जो इर्द गिर्द जो दूसरी चीजें हैं, हम उनको भी समझें और चलें। ये चीज इसलिए भी कह रहा हूं कि ये जब ओबीसी लेखक संघ की अवधारणा अब से करीब 5-6 साल पहले शायद फॉरवर्ड प्रेस में एक लेख आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का, वो आरा के पास में एक कॉलेज में प्राध्यापक हैं और वो बहुत बड़ी भाषाविद भी हैं, बहुत विद्वान हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और उनसे मेरी फ़ोन पर अक्सर
लंबी कई घंटे बातें हमारी होती रहती है बहुत सालों से। तो जब उनका वो लेख आया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बोले आपने वो लेख देखा? तो हमने कहा देखा। तो रे आपकी टिप्पणी? तो हमने कहा मेरी कोई टिप्पणी इस पर नहीं है। तो वो बोले कि क्यों? हमने कहा यदि आप इसको ओबीसी साहित्य के बजाय बहुजन साहित्य कहते तो मैं इसका स्वागत करूंगा, लेकिन आप ओबीसी साहित्य कह के क्या कहना चाहते हैं? ओबीसी साहित्य की वैचारिकी क्या होगी ये स्पष्ट नहीं है। आपके जो एक तरह कहते हैं ना जो हमारे आइकॉन, आपके आइकॉन क्या होंगे? ओबीसी साहित्य, दलित साहित्य के आइकॉन क्लियर है, ओबीसी साहित्य के आइकॉन है क्लियर है, उसकी वैचारिकी स्पष्ट है। आपकी वैचारिकी इसका मतलब ओबीसी साहित्य से और आदिवासी दलित साहित्य से और आदिवासी साहित्य से भिन्न है। भिन्न है तो क्या भिन्नता है? और यदि भिन्नता नहीं है, वही सब चीज है, तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। तो कोई स्पष्टता कल भी नहीं थी, और अब जब मैंने देखा उसका गठन हो गया है और सारा मैंने सब चीज देखा, तो अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मैं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ओबीसी साहित्य का आना भी वो ब्राह्मणवादी साहित्य का एक तरह का एक प्रतिकार है और उसके विरोध में ही खड़ा हुआ एक विचार है। और आज जरूरत यही है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा को, ब्राह्मणवाद को कैसे रोका जाए, कैसे हम उसका एनकाउंटर करें, और वो कहाँ फैल रहा है उसकी नहीं, हमारे अंदर जो ब्राह्मणवाद है, हमारे अंदर जो उसने हमको जितना जकड़ा हुआ है, हम अपने आप को, अपने समाज को हम कैसे मुक्त कर सकते हैं, ये बहुजन समाज की चिंता होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये आज का एक विचार का एक विषय है। अभी जो मेरी दो बहनों ने गीत गाए बाबा साहेब को लेकर के, माता सावित्रीबाई फुले को लेकर के, ये गीत एक मैं समझता हूँ इस सम्मेलन की एक कहते हैं ना कि पीठिका होती है, कि वो उन्होंने बता दिया कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर को, माता सावित्रीबाई फुले को, राष्ट्रपिता ज्योतिबाई फुले को, हम उनको अपना नायक मानते हैं, उनको अपना प्रेरक मानते हैं। और चूंकि इन सब की परंपरा में उन सब के जो एक उच्च जो एक तरह के आदर्श या एक जहाँ से प्रेरणा मिलती है, वो गौतम बुद्ध, हमारे कवि रैदास, और ये जो पूरी जो परंपरा है कि ये वहाँ से कि ये जो बहुजन साहित्य की वैचारिकी, ये केवल उसका नहीं, जो बौद्ध दर्शन में जो भगवान बुद्ध ने कहा कि चरक भिक्खवे चारिका कि बहुजन हिताय, बहुजन सिखाए, लोक अनुकंपाए, वो जो बहुजन शब्द है ये इतिहास में पहली बार बौद्ध धर्म से आया, कि वहां उन्होंने बहुजन शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि सबको कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत, कोई भी कार्य, कोई भी नीति सबको स्वीकार नहीं हो सकती और सबका हित नहीं कर सकती। बहुजन का हित करेगी तो केवल कुछ अल्प जनों को जरूर परेशान करेगी, क्योंकि उनके हितों पर कुठाराघात होता है। बहुजनों में आप कोई चीज बांटेंगे, समानता लाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ अल्पजनों का वर्चस्व टूटेगा, उनको वो स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए गौतम बुद्ध, महामानव गौतम बुद्ध इस बात को समझते थे कि सबका कल्याण नहीं हो सकता किसी भी विचार से। और मुझे जो बोधि मिली है, मुझे जो ज्ञान मिला है, ये ज्ञान अधिकांश लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए कि जो ज्ञान से वंचित हैं, उन लोगों के लिए जो उस प्रकाश से वंचित हैं, और उन लोगों के लिए जो मानवीय गरिमा और सम्मान से वंचित हैं। इसलिए उन्होंने बहुजन कहा। ये बहुजन शब्द वहां से जो आया है भारतीय इतिहास में, दर्शन में, और फिर बाद में उसको हम आगे देखते हैं कि वो फैलता चला जाता है। और काशीराम जी तो अब आए हैं, उससे पहले भी बाबा साहेब अम्बेडकर के समय में बहुजन शब्द इतिहास में नहीं आया, राजनीति में नहीं आया, लेकिन वैचारिकी में वो चीज रूपांतरित हो गई कि उस आंदोलन से सब लोग जुड़ रहे थे। और उसे हम देख रहे हैं, हमको हमारे ललित सिंह यादव जैसे लोग जो ओबीसी समाज के आते हैं, लेकिन वो उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरे लोग रामस्वरूप वर्मा जी उस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, बाद में वो हमारे संतराम बीए जी उस आंदोलन के साथ जुड़े रहे। तो ये बहुत सारे लोग
जो अछूत नहीं थे, अस्पृश्य नहीं थे, दलित नहीं थे, वो सब ओबीसी समाज के, लेकिन सब उस वैचारिकी के साथ जुड़े। और आज बहुत बड़ा समाज है जो हम देख रहे हैं कि ओबीसी समाज की बहुत सारी जातियां, दलित समाज की बहुत सारी जातियां, आदिवासी तक वो लहर जा रही है, बहुत सारे दूर तक लहर जा रही है कि वो सब कहीं बौद्ध धर्म के माध्यम से, कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर के माध्यम से, कहीं वो बाबा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के माध्यम से, अलग अलग नाम कोई भी हो, कहीं पर अलग अलग नाम हो सकते हैं, चाहे वो कहीं बिरसा मुंडा के नाम से हो रहा है, तो लेकिन वो वैचारिक की आपस में वो लोग जुड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं और जोड़ कर एक आंदोलन का रूप एक समाज में और एक ब्राह्मणवाद के लिए एक चुनौती पेश कर रहे हैं। और ये हम सब लोग अच्छी तरह देख रहे हैं कि आज के समय में जहां बहुत जो पुराने, जो हमारे जो आधुनिक भारत के भी प्राचीन को हमको छोड़ दें, जो स्थापित विचार जिन्हें हम मानते थे कि जो समाज को प्रभावित कर रहे हैं गहरे तक, वो कमजोर पड़ रहे हैं, बहुत से विचार खंडित हो चुके हैं या नकारे जाते हैं। गांधीवाद, हम इस गांधी स्मृति गांधी सभागार में है, गांधी एक अपने आप में बहुत बड़ा विचार रहा, लेकिन आज गांधी लोहिया एक विचार था, लोहियावाद, वो अप्रासंगिक हो गया। मार्क्सवाद हमारे यहाँ एक बड़ा तेजी के साथ एक विचार उभरा, आज मार्क्सवाद भी हाशिए पर चला गया। आज यदि कोई एक विचार या वैचारिकी है जो ब्राह्मणवाद को चुनौती दे रही है, उसके लिए निरंतर खतरा बनी हुई है, तो वो केवल बाबा साहेब अम्बेडकर और अम्बेडकरवाद है। ये हमसे ज्यादा वो लोग समझ रहे हैं इस चीज को। इसलिए आप देखेंगे कि किसी विचार पर नहीं, कि जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां भी हैं, तो वो मूर्तियां भी बर्दाश्त नहीं है। कहीं उन मूर्तियों को जूतों की माला पहनाई जा रही है, कहीं उनको कालिक पोती जा रही है, कहीं नाक तोड़ी जा रही है, कहीं चश्मा तोड़ा जा रहा है, कहीं हाथ तोड़ी जा रही है। वो बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्तियों में देख रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को वहां देख रहे हैं कि जय भीम का नारा लगाने में बाबा साहब अम्बेडकर केवल वहां पर हैं, इसलिए वो जय भीम कहने वालों को उत्पीड़ित कर रहे हैं कि जय भीम मत बोलो। जय भीम कह रहे हैं, उससे परेशानी होती है, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, बाबा साहब केवल जय भीम के नारे में नहीं है, बाबा साहब तो अपने अनुयायियों के दिलों में है, उनके दिमागों में है। मूर्तियां खंडित होने से बाबा साहब या अम्बेडकरवाद खत्म नहीं हो जाता। किसी जय भीम कहने वालों के साथ मारपीट करने से वो जय भीम का कारवां नहीं रुक जाता। वो साइंस का नियम है ना कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जितना दमन होगा उस दमन का प्रतिकार भी होगा, ये पहले से ही रहा है। हम कबीर और रविदास जी के समय से देख सकते हैं कि वहाँ वो अपने भाषा में, अपनी शैली में, अपने तरीके से उन्होंने भक्ति को एक साधन बनाया और वहाँ उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, वहाँ उन्होंने जातिवाद का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। लेकिन वो समय अलग था, वहाँ उस समय समाज में शिक्षा नहीं है और वहाँ आज की तरह की राजनीतिक चेतना नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, तो इस तरह सीधे सीधे वो खम्भ ठोक करके नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने भक्ति का सहारा लिया और एक तरह से भक्ति को ही हथियार बनाया ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए। तो प्रतिकार वहां भी हो रहा है और हर जगह, हर स्तर पर जहां जहां जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, वहां ये समझकर हमें मान लेना चाहिए कि वो घटनाएं इसलिए हो रही है कि वो लोग कहीं ना कहीं उस दमन का प्रतिकार कर रहे हैं। कहीं वो बेगारी प्रथा का वो तैयार नहीं है उसे स्वीकार करने के लिए, कहीं वो किसी के घर या खेतों में वो काम करने के लिए वो मुंगा की मजदूरी मांग रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, तो इसलिए उनके साथ हो रहा है, यानी वो प्रतिकार कर रहे हैं। चाहे वो आर्थिक शोषण है, चाहे सामाजिक शोषण है, चाहे वो किसी तरह का भी, चाहे वो उनके साथ की जा रही हिंसा है, चाहे अपमान है, कोई किसी तरह का है, वो प्रतिकार किसी ना किसी रूप में कर रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। तभी, वरना तो जो सह रहा है उसके साथ कोई इस तरह की उत्पीड़न की कोई ये घटनाएं नहीं होती, इतनी होती हैं।
तो वो मारते जाएं, हम पीटते जाएं, वो हम सहते जाएं, तो वहां कुछ है नहीं, ये समरसता चलती रहेगी। ये टूटता ही तब है कि जब कहीं सहना बंद कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुजन साहित्य, मैं समझता हूं कि ये कहने का साहित्य होना चाहिए, और इस सहने की जो परंपरा है, उन सहने वालों को हम कहने वाला बनाएं, ये हमारे साहित्य की सार्थकता होगी। और हम दूसरे समाज को भी, जो गैर दलित लोग हैं, उनको भी कहीं ये संदेश दें। वो संदेश केवल गाली के रूप में नहीं जाता, वो संदेश किसी सीधे सीधे ये नहीं आता हम तुम्हें ठोक देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, उस तरह की सत्ता नहीं। हम अपने वैचारिकता के माध्यम से हम ये संदेश उनको दें कि आप जो रास्ता अपना रहे हैं, दमन के द्वारा आप नहीं दबा सकते। आपको समझना पड़ेगा कि बहुजनों की भी मानवीय गरिमा है, वो भी मनुष्य है, आपको ये समझना पड़ेगा। हमको अपने साहित्य के द्वारा ये भी समझाना है। मैं यहाँ एक छोटा सा जिक्र करूंगा कि जब भी हमारे यहाँ दलित साहित्य पर बात होती है तो उस पर बहुत से, क्योंकि हम 90 के दशक से बराबर सेमिनारों में इन चीज़ों को सुनते सुनाते आ रहे हैं कि ब्लैक लिटरेचर का जिक्र कर दिया जाता है। पहले तो दलित साहित्य को खारिज करने के लिए वो मराठी के साहित्य का जिक्र आता था, हिंदी में तो कुछ नहीं है, मराठी में। अब जब ये भी स्थापित होता जा रहा है सब जगह, तो वो ब्लैक का जिक्र, क्योंकि ब्लैक उस लिटरेचर में, उस समाज में, अमेरिकन समाज में वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ क्योंकि यहाँ सीधा दलित साहित्य का या बहुजन साहित्य का ये सीधा जो नकार है वो वर्ण व्यवस्था का नकार है, जातिवाद का नकार है, तो वो इसको डाइल्यूट करने के लिए वो ब्लैक लिटरेचर का कि देखो वहाँ उन्होंने इस तरह का किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लैक लिटरेचर को जिन लोगों ने पढ़ा है, देखा होगा, वो फ्रेडरिक डगलस से लेकर के और केट ड्रमगोल को लेकर के, या हेनी जैकब को, है ना, या टोनी मॉरिसन सबसे लेटेस्ट में आई, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो थोड़ा थोड़ा मैंने भी पढ़ा है, उनकी आत्मकथाएं पढ़ी है, उनकी पोइट्री पढ़ी है। तो एक चीज़ मेरी समझ में आई है कि वहाँ ब्लैक लोगों के साथ में बहुत तरह के मतलब अमानवीय अत्याचार होते थे, पाशविक जितना हो सकता है उतना, कि उनके पैरों में भी जंजीरें वो तो डाल करके रखा जाता था, सब कुछ, और उनके साथ कोड़ों से जो मतलब जितना अमानवीयता हो सकती है वो उनके साथ होती थी, लेकिन उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं होता। दूसरा चीज ये कि वहाँ के धर्म ने, वहाँ की धार्मिक संस्थाओं ने, धार्मिक स्थलों में उनको भगाया नहीं, उनका बहिष्कार नहीं। हमारे यहाँ की तरह कि हमारे यहाँ मंदिरों ने बहिष्कार कर दिया कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप स्पर्श हैं। लेकिन ब्लैक के साथ ये नहीं हुआ, बल्कि बहुत से गोरे लोग जिनके घरों में वो ब्लैक लोग काम करते थे, वो अपने साथ संडे के दिन उनको साथ चर्च ले जाते थे बुद्धों को, और वो चर्च में अपने साथ वो करते थे। दूसरा चीज, वहाँ के उन धार्मिक संस्थाओं ने बहुत सारे उन ब्लैक लोगों को जो पढ़ना चाहते थे उनको पढ़ने में मदद की, उनको स्कूलों में दाखिला देने के लिए फीस तक उन्होंने दी। मैंने ये पढ़ा केट ड्रमगोल की ऑटोबायोग्राफी में, इस रेप गर्ल्स स्टोरी में। वो कहती है कि वो जब स्कूल के कह रही जब मैं गई पहली बार, तो उसके एक हाथ में कह रही मेरे पास बाइबल थी और एक हाथ में मेरे पास फीस के पैसे थे जो मुझे चर्च से मिले थे। कुछ लोग इसको ये कह सकते हैं कि वो इसके माध्यम से उन लोगों में वो अपने ईसाइयत का प्रचार करते हैं। हो सकता है अपने धर्म का प्रचार वो भी कर रहे थे, हर धर्म अपने का प्रचार करता है, वो भी कर दे, लेकिन वो उनको बहिष्कृत नहीं कर रहे थे, वो अपने से जोड़ रहे थे, उनको वो आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। दूसरा चीज जो हमारे यहाँ के उस समाज को समझनी पड़ेगी और जो हमें अपने साहित्य के माध्यम से समझाना पड़ेगा कि हम देखेंगे कि जब तक वहाँ दास प्रथा रही अमेरिका में, तब तक वहाँ उतना वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ, उतना आर्थिक विकास नहीं हुआ,
जितना दास प्रथा के टूटने के बाद, क्योंकि दास प्रथा के टूटने के बाद में वो जो ब्लैक्स लोग थे उनको भी आगे बढ़ने के अवसर मिले, उनको भी शिक्षा का अवसर मिला, वो शिक्षा में आए और फिर उन्होंने, कहना मैं चाहता हूं, उन गोरे लोगों ने उन ब्लैक्स लोगों को स्पेस दिया, उनका स्पेस हमारे यहाँ की तरह छीना नहीं। और जो लोग स्पेस छीन रहे थे वो वहां के उदारवादी गोरे लोग अपने ही गोरे लोगों के साथ लड़े उन ब्लैक के पक्ष में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अभी भी आज की तारीख में भी यदि दलितों पर, आदिवासियों पर या और किसी ओबीसी समुदाय पर कहीं कोई जातिगत या उत्पीड़न होता है, कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो कुछ उदारवादी लोग ये तो कहते हैं कि हाँ गलत हुआ, कुछ लोग कह देंगे अरे ये बड़े सिलसिले लोग हैं, ये गैर सामाजिक लोगों का काम है। लेकिन वो आपके सजातीय हैं, अपने सजातियों की आप ना फर्ज ना करते हैं, ना अपने खुलकर बोलते हैं, ना कोई राजनेता बोलता है, ना कोई धार्मिक नेता बोलता है, ना कोई सामाजिक। ये जो हमारे यहाँ ये जो इस तरह का एक इसे छद्म मानववाद कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं इसको, ये जो एक तरह का एक हिपोक्रेसी है कि हम सहानुभूति तो जताएंगे कि बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, देखो बेचारों के साथ क्या हो गया, लेकिन जो कर रहे हैं उनके साथ वो हिंसा और दमन की कार्रवाई, कि वो हमारे अपने जाति के हैं, हमारे अपने वर्ण के हैं, हमारे अपने हैं, हमारे गांव के हैं, समाज के रिश्तेदार कोई भी हैं, उनके खिलाफ एक शब्द हम नहीं बोलेंगे। मुझे याद है 1970 के दशक में इंदौर के थे डॉक्टर प्रभाकर माचवे, हिंदी के बहुत बड़े लेखक रहे हैं, उन्होंने अपने एक लेख में मराठी का दलित साहित्य पर वो लेख था और उन्होंने यही जो यहाँ के जो सवर्ण समाज है उसके इस सहानुभूति को लेकर कर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि ये लिप सिंपैथी से ज्यादा नहीं है, ये एक केवल झूठी सहानुभूति है। और एक, क्योंकि जब तक आप अपने उन लोगों के साथ नहीं लड़ेंगे, जब तक आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे जिनको आप कह रहे हैं कि उन्होंने अमानवीय व्यवहार किया है और आप हमारे साथ खड़े हैं। दलितों के उत्पीड़न में आज दलित यदि दिल्ली में जंतर मंतर पर कोई धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो कई दूसरे समुदाय के लोग भी समर्थन में आते हैं, कैंडल मार्च में भी शामिल हो जाते हैं, ये बहुत सामान्य है। लेकिन वो हमारे साथ तो यहाँ खड़े हैं, उनके विरोध क्यों नहीं खड़े होते जहां जरूरत है आपकी? हम तो अपना विरोध कर रहे हैं, हम तो अपना प्रतिकार अपने तरीके से कर रहे हैं, हमारे प्रतिकार में शामिल होना अच्छी बात है, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आपकी जरूरत यहाँ से ज्यादा आपकी भूमिका वहां है जहां आपका समाज है जो कर रहा है, आप उनके खिलाफ में वहां जाकर खड़े करें, वहां उनको रोकें, वहां उनकी भर्त्सना करें, वहां उनको लानत मारना नहीं दें। जब तक ये नहीं होता तब तक ये सारा ये दिखावा, ये प्रेम, ये सद्भाव, ये सहानुभूति, ये सब झूठी चीज है और वहां प्रभाकर माचवे बहुत सब सही सिद्ध होते हैं। ऐसा है, इस पर बात करेंगे। मैं एक अधिकांश चीजों की बात बता रहा हूँ, अधिकांश जगहों की बात बतला रहा हूँ मैं। कौन कितना कहाँ खड़ा है वो सब जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम पहले ये कह रहे हैं, हम उन चीजों का स्वागत करेंगे, उनसे समाज बदलेगा। समाज केवल दलितों के, आदिवासियों या ओबीसी के करने से ही नहीं बदलेगा। समाज पानी ऊपर जा रहा है, केवल लड़ते रहिए, दलित विरोध करते रहें, लिखते रहें, करते रहें, सब नहीं बदलेगा जब तक कि वो अपने आप को नहीं बदलेंगे, और वो तभी बदलेगा जो अपने लोगों के खिलाफ जाकर खड़े होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमको साहित्य के माध्यम से जहर नहीं घोलना है, हमको कड़वाहट पैदा नहीं करनी है, हम किसी को गाली देने के लिए साहित्य की रचना नहीं होती, हमें अपना पक्ष रखना है, हमें अपनी वेदना, अपनी संवेदना, जो सहा है उसका सच, जो हम चाहते हैं वो भी, हमारे सपने क्या है, हमारी आकांक्षाएं क्या है, वो हम अपने साहित्य के माध्यम से लाएंगे। हमारे सपनों के माध्यम से, हमारे आगे बढ़ने के माध्यम में हाइडर्स क्या क्या चीजें बन रही हैं, कौन सी व्यवस्थाएं, कौन सी संस्थाएं बन रही हैं, हम उनको रेखांकित करेंगे। और वो
इसीलिए कि हम अपने समाज को जागृत करेंगे कि वो अपने हीनता बोध से ऊपर हो, उससे मुक्त हो, और दूसरे समाज को भी हम उसकी चेतना को, उसकी मजबूत को हम ये कोशिश करेंगे कि वो भी अपने आप को बदलने की कोशिश करें, और वो ये माने कि ये लोग, दलित लोग भी, आदिवासी भी, ये भी हमारी तरह के मनुष्य हैं और इनको भी हमारी तरह सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक है। मैं ये कह रहा हूँ। इसको, मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो वो लगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम, साहित्य एक संवेदना का क्षेत्र होता है, और मैं साहित्य को मनुष्यता की पाठशाला मानता हूं कि यदि हम, ये नारों का जगह नहीं है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है साहित्य। हम समाज को मानवीय बनाना चाहते हैं, और जहां जहां अमानवीयताएं हैं वहां उन अमानवीयताओं का हम उनका एक तरह का उनका शमन करना चाहते हैं, उनका दमन करना चाहते हैं, उनको नष्ट करना चाहते हैं। समाज को उन असमानता या असमानतामूलक प्रवृत्तियों से हम मुक्त करना चाहते हैं। इसमें समय लगेगा। कोई किसी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि देखे 2 साल में, 10 साल में या 20 साल में भी खत्म हो जाएगा। हजारों साल की परंपरा है, इसको खत्म होते होते भी 1000 नहीं तो सैकड़ों साल तो लगेगा, लेकिन प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। और अब जो कि समय बदला है तो अब प्रक्रिया थोड़ी तेज होनी चाहिए। तो ये इस तरह के सम्मेलन जब भी होते हैं, ये एक अवसर देते हैं हमको विचार करने का, कि हम सब लोग सोचें, अपनी अपनी भूमिका के बारे में सोचें, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लेखक वर्ग है वो अपनी भूमिका को, और हम अपनी सामूहिक भूमिका को, कि हमारी सामूहिक भूमिका क्या है, हम उस रूप में भी हम क्या कर रहे हैं। दूसरा कि हम जो वरिष्ठ लेखक हैं, ये उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। जो युवा लेखक हैं वो लिख रहे हैं, यदि लगता है युवाओं के पास स्वाभाविक एक आक्रोश ज़्यादा होता है, आक्रोश में कई बार बहकता है, कोई इतना गलत भी नहीं है, तो उस युवोचित आक्रोश को हम झिड़के नहीं, दबाए नहीं, बल्कि उनको हम उनका मार्गदर्शन करें कि कैसे वो अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को कैसे रचनात्मक रूप में कैसे ढाल सकते, अपने उस आक्रोश को कैसे अपनी संयत भाषा में कैसे वो ला सकते। वो आक्रोश रहे, वो रहना चाहिए, वो अंदर की आग है वो रहनी चाहिए। आग खत्म होगी तो आदमी मर गया। वो आग है जो हमको यहाँ इकट्ठा कर रही है। ये जो लोग आए हैं सबके अंदर एक आग है, कुछ ना कुछ। ये नहीं होती तो यहाँ कौन क्यों आता है इस गर्मी में, भीषण गर्मी में अपने घरों से छोड़ करके इतनी दूर दूर से कोई नहीं आता। तो उनके आक्रोश को हम नकारे नहीं, लेकिन उसके आक्रोश को एक दिशा देने की कोशिश करें। उस आक्रोश का कैसे रचनात्मक उपयोग हो सकता है, वो कैसे हम एक अगली आने वाली पीढ़ियां हम तैयार कर सकती हैं कि ताकि ये कारवां आगे चले। और कैसे एक ये भी हमारी कोशिश हो कि जो हमारे साहित्य की, जैसे मैंने कहा, अलग अलग बहुत सारे समूह हैं, बहुत सारे संगठन हैं। किसी संगठनों में काम कर रहे हैं लोग, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े राज्य हैं, इतना बड़ा देश है, तो एक ही संगठन के अंतर्गत सब लोग नहीं भी हो सकते हैं। अलग अलग संगठन है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपस में तालमेल होना चाहिए। ये मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं मॉरिशस में रहा 3 साल, वहाँ देखा तो वहाँ करीब 28-29 सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन थे, अलग अलग धार्मिक समूह के हैं, अलग अलग और जो अपने जो भारतीय लोगों के भी हैं, तो वो भी बहुत सारे संगठन हैं। तो और उनके वैचारिकता भी सबकी अलग अलग है। कोई आर्य समाज का है, कोई सनातन धर्म का है, कोई आर्य समाज के उसका है, कोई उसका आंध्रा वालों की सोसाइटी का है, कोई उर्दू फेडरेशन का है, कोई हिंदी संघ है। मतलब इतने तरह के अलग अलग तरह के हैं, उनकी वैचारिकता भी सबकी अलग अलग है। लेकिन वे आपस में जब भी कोई आयोजन करते हैं, उस आयोजन से पहले जो अपनी तैयारी करते हैं, उसमें सभी संगठनों के प्रतिनिधि बुलाए जाते हैं। सभी संगठनों के प्रतिनिधि आते हैं, वे सब अपने अपने संगठनों की ओर से जो जो संभव होता है सब सहयोग करते हैं, सब उसमें मिलते हैं, अपने अपने संगठन लेके चलते हैं। लेकिन जब भी किसी भी संगठन का आयोजन हो तो वो सारे एक हो जाते हैं। ये हमें ये होना चाहिए कि हम संगठन कोई भी है, आपस में हम दूरी ना बनाएं। वो हमारा प्रतिस्पर्धी नहीं है, हम एक दूसरे को सहयोगी की तरह मान करते हैं कि ये हमारा सहयोगी है, हम आपस में सहयोग करेंगे। आज जन लेखक संघ है, कल को दलित लेखक संघ होगा, कल को अम्बेडकरवादी लेखक संघ होगा, कोई अम्बेडकर लेखक मंच होगा, कोई हमारा दूसरा मंच होगा।
बहुत सारे संगठन हमारे पूरे देश भर में फैले हुए हैं, तो जब भी करें तो ये नहीं कहना चाहिए तो उनका है हमारा नहीं है, सबका है। हम कोशिश हो, मैं आपसे भी चाहूँगा कि जब भी करें सबको जोड़ने की कोशिश करें, जो भी जितने भी आते हैं वो दूसरे लोगों से, हम उनसे भी कहते हैं, सभी से कहते हैं कि सब जुड़ने की कोशिश करें, तभी बहुजन संकल्प जो है, तभी अवधारणा तब आगे बढ़ेगी। वरना हम अपने अपने दड़गों में यदि सीमित रह जाएंगे तो हम तो कितने दूर तक हम जा पाएंगे, हमें जुड़कर चलना होगा। मुझे खुशी है कि ये सम्मेलन ये ऐसे समय में हो रहा है जब देश में कई तरह की राजनीतिक उथल पुथल है, सामाजिक उथल पुथल है, सांस्कृतिक उथल पुथल है, और ऐसे समय में जब भी कोई समय होता है, ऐसे में विचारकों की, साहित्यिकों की भूमिका महत्वपूर्ण, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये जिम्मेदारी का एहसास हम लोगों को होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है कि हम कैसे समाज को दिग्भ्रमित होने से रोकें, कैसे समाज को विचलित होने से रोकें, कैसे समाज को भटकने से रोकें, और कैसे समाज को हम अलग अलग जो दबाव और तनाव हैं उनसे कैसे हम बचाएं समाज को बचाना, व्यक्ति को बचाना, यही साइड है। तो मुझको इस सम्मेलन में बुलाया अपने विचार साझा करने के लिए महेंद्रनाथ पंकज जी का मैं दिल से आभार करता हूं, और विशेष रूप से जन लेखक संघ के सभी पदाधिकारियों के प्रति मैं आभारी हूं। और आप सब लोगों ने जिस धैर्य के साथ मुझे सुना या बर्दाश्त किया, जैसा भी है, उस सब के लिए आप सब लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।